यार कुछ टाइम पहले तक हम लोग यूजुअली डिस्कस करते थे 160 प्लस 170 प्लस 150 प्लस के आसपास का आउट ऑफ 180 इन केमिस्ट्री। मैं बात कर रही हूँ 2016 और उससे पहले, जब क्या होता था कि आपके 2-3 क्वेश्चंस यूजुअली एनसीईआरटी से बाहर से आ जाते थे और फिर ऑन एन एवरेज टॉपर्स का स्कोर कहीं ना कहीं रुक जाता था अराउंड 160 और 170 के बीच। लेकिन अभी कुछ ईयर से आप देख रहे हो कि यार पेपर का जो लेवल है वो थोड़ा ड्रॉप किया है। इसी के साथ साथ अब हमारा जो पेपर है एंटायरली एनसीईआरटी बेस्ड हो गया है और वहां से जैसे आपका ये कंपटीशन लेवल बढ़ा है तो यार अब तो मतलब 180 ऑन 180 इज द वो परफेक्ट स्कोर ही आपका एम होना चाहिए, या वही स्ट्रैटेजी हम लोग को डिस्कस करना चाहिए। क्योंकि यार एक छोटा सा रफ कैलकुलेशन अगर हम लोग कर देखते हैं तो लेट्स से आप बायोलॉजी में 340 प्लस तक ला पा रहे हैं ना, उसके बाद 170 प्लस आपके आ रहे हैं किधर फिजिक्स में, ऐसा ही 170 प्लस आपके आ रहे हैं केमिस्ट्री में। तो यार जैसे आप कट ऑफ जा रही है तो ऐसा करने पर आपका बनता है 680 प्लस स्कोर आउट ऑफ 720। तो इसका मतलब कि 680 प्लस वो डिसेंट स्कोर है जो आपको आपके ड्रीम मेडिकल कॉलेज तक लेकर जा सकता है। आज के सेशन में वही हम डिस्कस करेंगे। आई विल बी शेयरिंग सर्टेन टिप्स विद यू कि क्या आप कर सकते हैं या किस तरीके से 180 ऑन 180 आप स्कोर कर सकते हैं केमिस्ट्री में। देखो यार केमिस्ट्री की अगर हम लोग बात करते हैं तो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो एक्चुअली आपकी रैंक बूस्ट करता है। फिजिक्स जितना मुश्किल नहीं है, बायोलॉजी के साथ आप लोग कंफर्टेबल रहते हैं, बट केमिस्ट्री इज नॉट एज मुश्किल एज फिजिक्स और यहाँ पर स्कोर करने की प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा होती है। बच्चे यूजुअली यहीं से रैंक निकाल लेते हैं। ठीक है, केमिस्ट्री में हमारे पास 3 ऐसा ब्रांचेस आती हैं, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक। यार केमिस्ट्री से आपको पता है कितने क्वेश्चंस आएंगे, 45। आइडियली अगर मैं लेकर चलूं कि यार 15 फिजिकल से आते हैं, 15 इनऑर्गेनिक से और 15 ऑर्गेनिक से, तो सबसे पहले अगर हम फिजिकल केमिस्ट्री की बात करते हैं तो यार मैं क्या बोल रही हूँ कि यहाँ से 15 क्वेश्चंस आने वाले हैं। अब देखो 15 में से 10 क्वेश्चंस बिल्कुल डायरेक्ट इजी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, यूजुअली बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट आते हैं। कम से कम 10 क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जो देखते ही हो जाने चाहिए, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन उनमें इन्वॉल्व रहेगा लेकिन टू द पॉइंट होंगे, फॉर्मूला बेस्ड होंगे। राइट अप्रोच, राइट कैलकुलेशन अगर आप करेंगे यू विल गेट योर राइट आंसर। ठीक है, लेकिन उसके लिए क्या जरूरी है यार, जरूरी है क्वेश्चन पढ़कर ये समझना कि क्वेश्चन में दिया क्या है और कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करना है। तो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री में नो डाउट फॉर्मूलाज आपके रहते हैं। तो फॉर्मूलाज पर ऐसे फॉर्मूलाज आपको ऐसे कर लेने कि आप बिल्कुल टिप्स पर आ जाए। उसके लिए मैं हमेशा रेकमेंड करती हूँ कि आप फॉर्मूला शीट प्रिपेयर करिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बस फिजिकल में फॉर्मूला शीट बना ली और पढ़कर चले गए, पीछे का बैकग्राउंड कुछ पता ही नहीं है फॉर्मूला का, तो फिर आपसे क्वेश्चन नहीं होगा। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला के पीछे का बैकग्राउंड इंपॉर्टेंट है, उसके बाद आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, आपका क्वेश्चन डेफिनेटली होगा प्रोवाइडेड आपने सफिशिएंट प्रैक्टिस किया है। तो न्यूमेरिकल प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है यार। न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कहां से करनी है, यूजुअली बच्चे ये पूछते हैं कि मैम प्रैक्टिस किधर से करूं। तो आपको एनसीईआरटी का बैक एक्सरसाइज अगर नहीं किया है तो कोई बात नहीं, लेकिन एनसीईआरटी का जो इन टेक्स्ट क्वेश्चन होता है, सॉल्व एग्जांपल्स होता है, उसको डेफिनेटली करिए। एग्जाम्पलर मिस नहीं करना है, ये क्वेश्चंस आपको एनसीईआरटी के पहले तो ये करने हैं। उसके बाद यार बहुत इंपॉर्टेंट होती है आपकी डीपीपीज, जो भी आपका मॉड्यूल है, जिस भी टीचर से आप पढ़ रहे हैं वो क्लास में डेफिनेटली कुछ ना कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, तो वो जो क्वेश्चंस क्लास में डिस्कस हो रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। फिर डीपीपीज वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप एक अच्छे टीचर से पढ़ते हैं देन यार डीपीपीस का पर्पस ही वो होता है कि आपको रेफरेंस बुक्स तक नहीं जाना पड़े। ठीक है, रेफरेंस में यार मतलब जैसे एन की अवस्थी वेरी गुड बुक है फिजिकल केमिस्ट्री के लिए, लेकिन नीट के लेवल के क्वेश्चंस वहां पर उनमें से कौन से क्वेश्चंस उस बुक में कौन से क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के लिए बने हैं वो समझना इंपॉर्टेंट है। बच्चे उसमें बहुत टाइम वेस्ट करते हैं, एडवांस और ये क्वेश्चन लगा लेते हैं, जेईई एडवांस टाइप के आने हैं ही नहीं कभी, है ना, तो आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। तो इसीलिए डीपीपीस को प्रैक्टिस करिए एंड देन ऑफ कोर्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो आपने करने ही करने, क्योंकि वहीं से पता लगता है कि यार ऐसे क्वेश्चन आए हैं, मैं कर पा रहा हूं कि नहीं। और ऐसा नहीं है कि इनको बस एक एक बार कर छोड़ दिया, एक साइकिल होना चाहिए। एक बार किया फॉर एग्जांपल डीपीपीज एक बार कर ली, ठीक है, अभी फिर कुछ दिनों बाद उसको वापस से सारे क्वेश्चन लगाकर देखिए, सेम क्वेश्चन, कोई बात नहीं सेम क्वेश्चन है, ऐसे ही आपका एफिशिएंसी बढ़ता है। फिर हर एक यूनिट में यार ये मिलाकर मेरे ख्याल से 200-250 क्वेश्चन इजीली बन जाएगा, मिनिमम इतना क्वेश्चन ये सारा मिला के 100% बन ही जाएगा हर एक यूनिट से। अब जब आप इतने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लोगे हर एक यूनिट से और फिर इतनी बार कर चुके होंगे, लेट्स से कि आपने हर क्वेश्चन को 5 बार किया है ना, 5 का मतलब ये नहीं होता एक ही दिन में 5 बार, 5 का मतलब होता है कि एट अ रेगुलर इंटरवल अगर आपने इस तरीके से किया है तो यार ज्यादा कर चांसेस बनता है कि आपका एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन भी पक्का हो जाएगा, क्योंकि वो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस ही दूसरा होगा। आप अलग बहुत कॉन्फिडेंट फील कर रहे होंगे अपने आप में कि इतने सारे क्वेश्चन मेरे सारे हो जाते हैं, कोई गड़बड़ कोई मिस्टेक में यहाँ पर इतने सारे क्वेश्चन में नहीं करता हूं, तो वो जो कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप होता है ना, अब एग्जाम में एक आधा थोड़ा बहुत ट्विस्टेड लैंग्वेज ट्विस्टेड या ऐसा कुछ क्वेश्चन आ भी जाए उसको भी आप कर डालो, क्योंकि कॉन्फिडेंस उतना आप में आ चुका है, इतने सारे क्वेश्चन आप बिल्कुल ठीक कर पा रहे हो, राइट। तो इस ट्रैक से भटकना नहीं है फिजिकल केमिस्ट्री के लिए। और हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि बस फॉर्मूलाज ही होता है, न्यूमेरिकल्स ही होता है, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं, थ्योरी आना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, राइट। उसके बाद हम चलते हैं इनऑर्गेनिक में। यहाँ से भी यार इनऑर्गेनिक में वैसे ऐसा लगता है यार
कि इसका दूसरा नाम एक्सेप्शंस है ना, बहुत ज्यादा एक्सेप्शंस होते हैं। बट द बेस्ट पार्ट इज कि यार ये सबसे ज्यादा स्कोरिंग पार्ट है, क्योंकि अब सबसे ज्यादा कम टाइम लगेगा आपको इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन करने में। क्यों? क्योंकि इनऑर्गेनिक का यूजुअली जो आपका क्वेश्चन आता है वो कैसा होता है, वो पहले से ही आपको पता है उसका आंसर चारों में से क्या होने वाला है, कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, कोई दिमाग नहीं लगाना, जो होता है वो होता है ना। तो मिनिमम टाइम लगेगा आपको आंसर देने में। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एंटायरली आपका पेपर आता है एनसीईआरटी से। तो एग्जैक्टली जैसा आपका स्ट्रैटेजी रहता है बायोलॉजी के लिए, जैसे आप बायोलॉजी पढ़ते हो ना, बिल्कुल ऐसे आपको ये पढ़नी होती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री फ्रॉम एनसीईआरटी। रीड बिटवीन द लाइंस, आप लाइन से क्वेश्चन फ्रेम करिए। ऐसी बुक्स हैं बहुत सारी, मतलब फिंगर टिप्स या फिर एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, जहां से क्वेश्चन फ्रेम हुए हैं, ऐसी बुक्स आपको हेल्प कर सकती हैं। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमेशा अपने साथ ओपन कर रखो। और जब आप एनसीईआरटी रीड कर रहे हो, देखो इनऑर्गेनिक में ना ऐसा टेबल्स बनी हुई मिलेंगे आपको हर चैप्टर में, है ना। तो बिफोर यू एक्चुअली स्टार्ट विद द चैप्टर, आप क्या कर सकते हो कि जितनी टेबल्स दी हुई है, लेट्स से एक आयनाइजेशन एंथैल्पी की टेबल दी हुई है, अब उस टेबल में एक ट्रेंड मेरे को दिख रहा है कि यार डाउन द ग्रुप वैल्यू डिक्रीज होती चली जा रही है जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन बीच में कहीं कुछ अलग सा हुआ और वैल्यू एकदम से इंक्रीज की, तो इसका मतलब क्या है? वही एक्सेप्शनल बिहेवियर शो रहा है, वो एनामलस बिहेवियर या वो अलग सी प्रॉपर्टी है, तो उसी को तो एक्सेप्शन बोलते हो यार, कि नॉर्मल से कुछ अलग हो जाए। तो उसको देन एंड देयर हाईलाइट करो। आपको पता है क्वेश्चन यहीं से आएगा, तो नॉर्मल से तो क्वेश्चन नहीं पूछेगा, क्वेश्चन किधर से आएगा? जिधर कुछ अलग हो रहा है, एक्सेप्शन उसी को आप कहते हैं। तो बस वही आपने उसको हाईलाइट कर देना है, और फिर नीचे आप टेक्स्ट में देखोगे तो उसका आंसर रिटर्न होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। तो स्मार्टली हमने अपना एनसीईआरटी को रीड करना है। बाकी नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं ऑर्गेनिक, हाँ इनऑर्गेनिक पे एक बात और कि सही से स्टार्ट करना है। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, केमिकल बॉन्डिंग करनी है सबसे पहले, बाकी कुछ और नहीं। पहले ये 2 चैप्टर और उसके बाद बाकी पढ़ना है। ऐसा नहीं कि पहले ब्लॉक शुरू कर दिया फिर पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पढ़ते हो, तो फिर तो यार सब कुछ रटने जैसे ही लगेगा और कुछ समझ में फिर भी नहीं आएगा। तो आपको करेक्ट सीक्वेंस ऑफ सब्जेक्ट्स फॉलो करना है, सीक्वेंस ऑफ चैप्टर्स फॉलो करना है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक पे बहुत सही है यार, क्योंकि यहाँ से स्कोर करने के अच्छे चांस हैं और टाइम कम ही लगेगा इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने में। लेकिन मैंने देखा ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जिनको ऑर्गेनिक बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है ना, ऐसा लगता है कि तो साहब मेरे ऊपर से जाता है ना। तो यार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूजुअली मैंने ऐसा ऑब्जर्व किया है कि बच्चे जो है ना सीधा क्लास 12th में आके अलर्ट होते हैं। क्लास 11th पूरी बेकार कर दी होती है और क्लास 11th में ऑर्गेनिक को में हम कुछ पढ़ते नहीं है, और फिर क्लास 12th में आते हैं और तब हम अगर पढ़ना भी चाहें तो भी समझ में आता ही नहीं है, क्योंकि ऑर्गेनिक फिजिकल जैसा नहीं है। फिजिकल में अगर आपको क्लास 11th का कोई टॉपिक नहीं आता है, स्टिल आप पढ़ सकते हो क्लास 12th के टॉपिक्स, बिकॉज दे आर नॉट दैट मच इंटरलिंक्ड या इंटर रिलेटेड। एक दो मैं चीज पढ़ लूंगी तो मेरे को पता चल जाएगा यार इस टॉपिक को मेरे को कैसे करना है। ऑर्गेनिक में ऐसा नहीं, ऑल दी टॉपिक्स आर इंटरलिंक्ड, यानी कि जब तक आपको पहले वाला टॉपिक नहीं आता होगा आप आगे नहीं बढ़ सकते, ठीक है। तो जरूरी है कि जब आप शुरू करें आईयूपैक, आइसोमेरिज्म और फिर उसके बाद GOC1 और फिर GOC2 और उसके बाद जितने आपके बाकी के टॉपिक्स बनते हैं उनको करिए। तो करेक्ट सीक्वेंस आप फॉलो करेंगे तो वो राइट फाउंडेशन बनेगा, और फिर आपके जो अपकमिंग यूनिट्स होंगी क्लास 12th की जितनी है वो आपसे हो पाएंगी, ठीक है। और यार यहाँ पर भी क्वेश्चन आपका पक्का एनसीईआरटी में क्लास 12th में जितनी रिएक्शंस दिए हैं ना, क्वेश्चन उधर से ही बनेगा। ज्यादा करके क्वेश्चंस आपके उधर से आते हैं, सारे क्वेश्चन इनफैक्ट उधर से आते हैं। एनसीईआरटी की रिएक्शंस बेहद इंपॉर्टेंट है। शुरू में थोड़ा सा ऐसा लग सकता है कि यार इतनी सारी रिएक्शन, लेकिन आपको पेशेंस रखना है, ठीक है। जैसे जैसे आप यूनिट वाइज करोगे तो आपको इंटरेस्ट भी आएगा और आपको ध्यान रहेंगे रिएक्शन। इनफैक्ट कुछ क्वेश्चंस ऐसे हो जाते हैं बस कि आपको ना सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस दे दिया कि A से B बन रहा है, B से C बन रहा है, आइडेंटिफाई A B C, है ना। तो वहां पर भी 2-3 नेम रिएक्शंस को क्लब कर दे देते हैं, बाकी वो भी एनसीईआरटी से बाहर नहीं होता है, राइट है। तो यार एनसीईआरटी में स्पेशली क्लास 12th की जितनी रिएक्शन है बेहद इंपॉर्टेंट है। थोड़ा आसानी हो जाए, जैसे फिजिकल में फॉर्मूला चार्ट बनाते हो, फॉर्मूला शीट बनाते हो, ऐसे इधर रिएक्शन चार्ट्स बना सकते हैं। जैसे आप यहाँ देख रहे हो रिएक्शन माइंड मैप बना हुआ है ना। तो दीज थिंग्स विल हेल्प यू फर्दर। और साथ ही साथ ऑर्गेनिक में MS चौहान इज अ वेरी गुड बुक, यहाँ से आप अपना क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, दिस विल हेल्प यू। इसी के साथ साथ यार देखो अभी हम 180 और 180 की बात कर रहे हैं, हाई लो वेटेज किसी यूनिट को कम इंपॉर्टेंट या ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं बनाते। हमारे लिए हर एक यूनिट इक्वली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यार हर एक यूनिट कुछ ना कुछ मार्क्स मेरे को दिला रहा है। और मेरा अभी जितना मैं एम कर रही हूँ 180 और 180, तो यार वहां तो मेरे लिए सब कुछ इंपॉर्टेंट है ना। बस हाई और लो वेटेज से इतना पता चलता है कि कौन से यूनिट पर मुझे ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करने की जरूरत है, ज्यादा प्रैक्टिस कौन से टॉपिक से करनी है और थोड़ा कम टाइम में किधर दे सकती हूँ, राइट। तो जितने आपके लो वेटेज यूनिट हैं, आई शेयर दिस विद यू। यहाँ पर लिखा है कि कौन कौन से यूनिट से कितना फ्रीक्वेंसी ऑफ क्वेश्चंस रहा है, यानी कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं कौन से यूनिट में कौन से ईयर से। तो सारे टॉपिक्स का यार यहाँ पर मैंने डेटा कलेक्ट किया है, तो आई शेयर दिस विद यू। लेकिन ऐसे नहीं सोचना कि यार
पॉलीमर ओनली 4 मार्क्स का आता है, हाय मतलब एक क्वेश्चन मैं नहीं कर जाऊंगा। प्लीज दिस शुड नॉट बी द एटीट्यूड। सब इंपॉर्टेंट है, बस इतना है कि जो कम वेटेज वाली यूनिट्स हैं उनको कम टाइम दीजिए, उनको उतना डेप्थ में उतना डिटेल में मत पढ़िए, ठीक है, उतना करो जितना चाहिए, उसको एक दिन में खत्म कर रख दो, छोड़कर नहीं जाना है, क्योंकि आपको पता है वही जैसा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा हुआ है वैसे ही क्वेश्चन पॉलीमर से पूछा जाने वाला है। ऐसे जो आपके यूनिट्स होते हैं जो लो वेटेज हैं लेकिन एक्चुअली दीज आर द रैंक बूस्टर यूनिट्स, इसीलिए मैंने उनको ये नेक्स्ट स्लाइड में रखा है, द रैंक बूस्टर टॉपिक। यार यहां से रैंक निकल जाता है, क्योंकि देखो जो हाई वेटेज है वो सब पढ़कर जाने वाले है ना, हाई वेटेज तो कोई नहीं छोड़ता, क्यों? क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है आपको, हाई वेटेज है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, लेकिन एफिशिएंसी एक तो यहां पर आती है, क्वेश्चन आपका सही हो जाए वो ज्यादा करके चांसेस यहां बनती है, मतलब ये टॉपिक्स को करने में कम टाइम लगेगा और क्वेश्चन का आंसर सही निकल कर आ जाएगा, ये प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बिल्कुल डायरेक्ट आता है। ज्यादातर आपका प्रीवियस ईयर में जैसा क्वेश्चन पूछा गया है वैसा का वैसा क्वेश्चन आ जाता है। पॉलीमर से मोनोमेरिक यूनिट पूछेंगे, सबको पता है ऐसा ही या मिलता जुलता क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो ऐसे यूनिट एस ब्लॉक है, हाइड्रोजन है, रेडॉक्स है, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज भी हुआ, बायोमॉलिक्यूल केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री है, सरफेस केमिस्ट्री है, ऐसे टॉपिक्स जो आपके वन डे टॉपिक्स है, एक दिन लग के पढ़ो और पूरा हो जाएगा। और ऐसे टॉपिक्स में जरूरी नहीं है आप खुद के नोट्स बनाएं, किसी और के नोट्स आपके पास हैं, अच्छे नोट्स हैं, किसी कोचिंग के कहीं के भी हैं, उनका प्रिंट आउट निकलवाओ, पढ़ लो। उसमें ये नहीं कि मैं तो अपने राइटिंग में लिखूंगा, वो कॉपी कर करके लिखने लग रहे हो, यू डोंट हैव टू डू दैट। उसमें आपका टाइम वेस्ट होगा। जहां समझने की जरूरत है या इनऑर्गेनिक है उसमें अपने हैंड रिटन नोट्स बनाओ। इन टॉपिक के लिए खुद का अगर अभी तक नहीं बनाया तो बनाने की जरूरत नहीं है, किसी और कैसे आप पढ़ सकते हो, प्रिंट आउट निकलवा लो, दैट्स इट, ठीक है। तो यहां पर उस चीज में टाइम वेस्ट मत करिए, एक दिन में टॉपिक को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ फिनिश करिए, आपको ऐसे भी अच्छा लगेगा, क्योंकि देखो आपका टारगेट क्या है कि आपको सिलेबस कंप्लीट करना है और रिवीजन आपका चलता रहना चाहिए, क्योंकि सिलेबस तो होता ही रहेगा, ठीक है। तो रिवीजन आपका अभी से शुरू हो जाना चाहिए, हर दिन के आपके टाइम टेबल में एक स्लॉट होना चाहिए रिवीजन के लिए, चाहे तो सुबह उठते ही रिवाइज करो या रात को सोने से पहले आपको 2 घंटे का स्लॉट रखना है कि यार मैं 6 बजे उठता हूं तो 6 से 8 मेरे को रिवीजन करना है, या सोने से पहले मेरे को 1.5 यार कम से कम या फिर 2 घंटा इतना मेरे को देना है फॉर रिवीजन। एंड वन मोर थिंग कि ये जो मैंने रैंक बूस्टर टॉपिक्स डिस्कस किया ना, है ना, तो यार अभी तुम लोग को थोड़ा प्रेशर हो रहा होगा, मतलब प्रेशर नेचुरल है, क्रिएट होता ही है, क्योंकि हमें ऐसा लगता है 30 यूनिट्स है केमिस्ट्री में और मेरे तो बस 10 ही हुई है, ओनली 15 हुई है ना। तो ऐसा नंबर सोचे, मतलब हमें तो ऐसा लगता है कि यार हम कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, पर बाद में पता चलता है जब हम एनालाइज करते हैं कि यार नहीं अभी तो बहुत ज्यादा रहता है ना। तो उस नंबर को रिड्यूस करिए, क्योंकि नंबर रिड्यूस होगा तो आपका प्रेशर भी साथ साथ रिलीज होगा, क्योंकि नो मैटर व्हाट आपका ब्रेन ऐसे ही फंक्शन करता है कि जब तक उसको वो नंबर कम होता हुआ नहीं दिखेगा वो प्रेशर ईज आउट नहीं होगा। तो आपको क्या करना है कि जितने भी आपका बैकलॉग में नंबर ऑफ यूनिट्स है, बैकलॉग यहाँ सब कुछ है, वो भी जो आपने मान लो किया ही नहीं, अब तक छुआ ही नहीं है, इनकम्प्लीट है, या कभी किया था पर बैकलॉग की उसमें आ चुका है, तो उनको धीरे धीरे कर कम करो। और इसमें रैंक बूस्टर्स आपके सबसे ज्यादा हेल्प करेंगे, क्योंकि आप अभी जितने मैंने टॉपिक आपको रैंक बूस्टर में काउंट कराए थे मेरे ख्याल से 10 के आसपास तो बन ही जाते हैं, है ना। तो वो वाले टॉपिक्स ऐसे एक दिन में एक टॉपिक आसानी से हो सकता है, तो एक नहीं तुम यार 2 ले लो और उसको जल्दी जल्दी फिनिश करो, ठीक है। ऐसे करके आपके नंबर ऑफ यूनिट्स बहुत जल्दी एकदम स्पीड से कम होते हुए दिखाई देंगे आप लोगों को। सो डू फॉलो दिस। और इसी के साथ साथ रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट, पढ़ा हुआ भूल जाते हैं, पढ़ा था लेकिन अब बैकलॉग जैसा लग रहा है ना, वो ये गड़बड़ बात है। तो रिवीजन यार वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यू फॉलो द राइट रिवीजन साइकिल। जिस दिन आपके चैप्टर के नोट्स कंप्लीट हो गए और आपको लगा कि ये चैप्टर मेरा हो गया, ठीक है, फिर उसके अगले दिन आप उसको वापस से रिवाइज करिए, फिर 3 दिन बाद फिर आप उसको 3 दिन बाद रिवाइज करिए, ठीक है, समझ रहे हो। पहले आपका चैप्टर हो गया, नोट्स वोट्स बन गए, फिर मैंने नेक्स्ट डे किया, नेक्स्ट डे मुझे लगता मेरा टॉपिक जो है फुल हो चुका है, फिर उसको 3 दिन बाद यार फिर से करो, फिर 3 दिन के बाद आपको 7 डेज का गैप लेकर फिर से उसको करना है, 7 डेज के बाद भी फिर से 7 डेज बाद दोबारा करिए, और उसके बाद इसी तरीके से आपको वो साइकिल को रिपीट करते रहना है। तो आपको उस लेवल तक लेकर आना है जहां पर आपको एक एक टॉपिक फील हो रहा है। समझना एक बात होती है, टॉपिक को फील करना क्या होता है कि यार मतलब आपका बिल्कुल बस गया है तुम्हारे अंदर वो टॉपिक से रिलेटेड हर एक बात, हर एक चीज, तो उस लेवल पे अपने आप को लेकर आना है, राइट है। एंड देन टेस्ट में पार्टिसिपेट करना नहीं रोकना है यार। वीकली टेस्ट, वीकली मतलब आप वीक में 2 भी दे सकते हो, 3 भी दे सकते हो, जितनी यूनिट्स आप वीक में पढ़ते हो उन सब के ऊपर टेस्ट दीजिए। मतलब कि लेट्स से मैंने इस वीक में पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और सरफेस केमिस्ट्री पढ़ा है, तो ये 3 टॉपिक का टेस्ट मेरे को इस वीक में देना है, ठीक है। यूनिट वाइज टेस्ट दीजिए, मंथली आपका कम से कम मिनिमम 1 तो होना ही चाहिए, बाकी आप हर संडे एक फुल लेंथ टेस्ट भी दे सकते हो। उसके बाद जब आप टेस्ट दे देते हो, टेस्ट देना एक चीज है, फिर उसका एनालिसिस, ऐसा मजे में तो दे नहीं रहे हम टेस्ट, है ना, देयर इज अ पर्पस टू इट, तो उसका एनालिसिस करिए। और एनालिसिस में यू डोंट हैव टू बी इमोशनल कि यार मेरे तो इतने अच्छे नंबर आ गए, ये बस है ना अब तो हो गया मेरा तो, या फिर यूजुअली क्या होता है कि यार मेरे तो नंबर ही नहीं आ रहे, इतना कर रहा हूँ फिर भी नंबर कम, फिर भी नंबर कम, फिर भी नंबर कम, ये क्या सीन चल रहा है ना। तो यहाँ पर आपको इसको इमोशनली नहीं देखना है कि यार मतलब सेंटिमेंटली कि कम आ रहे हैं, ज्यादा आ रहे हैं, ओ माय गॉड, या फिर ओ ये है ना, ऐसे नहीं होना चाहिए। रादर उसका एनालिसिस करो, प्रैक्टिकल एनालिसिस, यानी कि
सिली मिस्टेक्स पहले तो मैं कहाँ कर रहा हूँ। सिली मिस्टेक का कोई चक्कर नहीं है, वो यार तुम प्रैक्टिस करते रहोगे तुम्हारी अपने आप दूर हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगी। जैसे सिली मिस्टेक क्या होता है, क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ा, क्वेश्चन और कर दिया, या वैल्यू गलत निकली, या फिर माइनस की जगह प्लस, ये होती है सिली मिस्टेक, है ना। तो वो तो आपको खुद ही पता चलता है कि अच्छा यार ऐसी भी गलती कर लेता हूं मैं, तो अब नेक्स्ट टाइम नहीं करूंगा। वो जब तक आप प्रैक्टिस करते रहोगे वो प्रॉब्लम्स आपकी एलिमिनेट हो जाएंगी। उसके बाद देखो कैलकुलेशन में कहीं एरर हो गई, स्पीड तो आपकी गड़बड़ नहीं है, और जो आपका करेक्शन आपने देखा कि यार उसका सोल्यूशन का है, अब जो आपका सोल्यूशन है उसमें आपको चेक करना है कि यार मैंने कौन से स्टेप पर गलती की या किधर में अटक गया, राइट। वो चीज इंपॉर्टेंट है, और आपको ऐसा लगता है कि वो क्वेश्चन वहां से आया जो आपका डाउट वाला सेक्शन है, देन दैट इज एन इंडिकेशन कि आपको अपने डाउट्स को क्लैरिफाई करना भी शुरू करना है। डाउट पाइलिंग आपसे काम नहीं चलेगा, हो सकता है जो तुम्हारा डाउट है वहीं से क्वेश्चन आ जाए।